हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग क्लास 11th चैप्टर नंबर 2। आप सबको पता है, यही बोलने वाला हूँ मैं, है ना। रोज़ वही काम है मेरे पास अभी। लेक्चर नंबर 2.3। तो आज की जो लेक्चर है, ठीक है, इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल टॉपिक्स: estimation of very small distance, measurement of size of molecules of oleic acid, one astronomical unit, वन लाइट ईयर, वन पारसेक। देखो ये तीनों है जो यूनिट है ना, वो आपकी लार्ज डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो उनको वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। ओके दोस्तों, तो देखो यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट की बात है, ठीक है। और स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट के अंदर हम क्या कंसिडर करेंगे? मॉलिक्यूल्स कंसिडर करेंगे या तो एटम की साइज कंसिडर करेंगे। तो अपनी जो नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है, ठीक है, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से आप साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स मेजर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपकी जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर क्या यूज़ होगी? लाइट यूज़ होगी, और लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। और ये याद रखो कि आपकी लाइट की वेवलेंथ से जितना भी डायमेंशन कम होगा ना, वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से मेजर नहीं होगा। क्योंकि आपकी मॉलिक्यूल्स की साइज कौन सी रेंज में होती है? 10 टू द पावर ऑफ -8 टू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर, ठीक है। और आपकी लाइट की वेवलेंथ है, यहाँ पे देखो आपको बोली है ना, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो आपकी जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होगी वो इनसे स्मॉल मेजरमेंट नहीं निकाल पाएगी, ठीक है। ये वाली रेंज में ही वो मेजर करके आपको डायमेंशन दिखाएगी, इनसे स्मॉल रेंज में वो मेजरमेंट करके नहीं दिखा सकती। क्लियर? मिनिमम मेजरमेंट कितना कर पाएगी? ये वाला, ठीक है। आपको पता है 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 मीटर मिनिमम मेजरमेंट होगी। मतलब इन द रेंज ऑफ -7 मीटर आप मेजरमेंट निकाल सकते हो थ्रू द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो फिर भी उनको आपको मेजर करना है 10 टू द पावर ऑफ -8 टू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर। तो आप क्या करोगे? तो ऑप्शन लेके आए हम, ठीक है, कि फिर ऑप्शन में क्या आ गया कि आपकी ड्यूअल नेचर प्रूव हुई, इलेक्ट्रॉन की भी कौन सी नेचर प्रूव हुई? वेव नेचर। मतलब उनके पास भी वेवलेंथ होगी, और उनकी जो रेंज थी वो कौन सी रेंज में थी? 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगी, उनसे आप साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आपकी जो एटम साइज ऑफ दी मॉलिक्यूल्स होगी, तो उनको आप पता लगा पाओगे। क्लियर? और इनसे ना आपकी मॉलिक्यूल, आपकी मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगी उनका भी आप स्टडी कर लेते हो, लेकिन कौन से माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और उसके बाद ना एक टनलिंग माइक्रोस्कोप आया, उनका रिजोल्यूशन और ज़्यादा था कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी मेजरमेंट होगी स्मॉल डायमेंशन, मतलब मॉलिक्यूल से एटम वगैरह। क्लियर? तो ऐसे ही हमें ना एक ये देखो मैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, ऐसी एक मेथड से हम ऑयलिक एसिड का डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। क्लियर? तो ऑयलिक एसिड आपकी एक सॉपी लिक्विड होगी, क्लियर, और उनकी जो मॉलिक्यूलर साइज होती है वो अबाउट 10 टू द पावर ऑफ 9 मीटर की रेंज में होती है। तो उनको एक कैलकुलेशन से हम निकालेंगे वहाँ पे साइज ऑफ दी ऑयलिक एसिड। मतलब कि इनडायरेक्ट मेथड में आपकी इनडायरेक्ट मेजरमेंट होगी वहाँ पे टू मेजर द डायमेंशन ऑफ ऑयलिक एसिड। चलो तो वो देखते, वो मेथड मैं एक्सप्लेन करूँ उनसे पहले आपको थोड़ा प्रैक्टिकली मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलो तो वहाँ पे आप ध्यान देना। तो देखो ये नोट्स है, ठीक है, बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो पहले आप नोट्स देख लो। ये मेजरमेंट के एक नोट्स है, देखो यहाँ पे ऐसे ही मैं जाऊँगा, ठीक है, साइज ऑफ दी ऑयलिक एसिड, और फिर ये वाली यहाँ से, है ना। चल देख लो। क्लियर? चलो अब मैं एक्सप्लेन। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक सरफेस कंसिडर करूँ, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर ना आप कोई आपकी जो लिक्विड है, ठीक है, आपकी जो लिक्विड है उनको ड्रॉप करते हो, तो वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ऐसे अरेंज होगी इनिशियली, ठीक है। क्लियर? तो ये मॉलिक्यूल्स आपके ऐसे अरेंज होती है कि नहीं? ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होगी, ठीक है, तो वो फैल जाती है पूरी सरफेस पे,
ठीक है। और याद रखो कि यहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम है ना वो आपको पता है कितने अमाउंट में आपने वहाँ पे आपकी जो लिक्विड है वो ड्रॉप की है, ठीक है। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे फैल जाते सिंगल मिनिमम एक लेयर के अंदर, ये होगा कि नहीं, समझ में आ कि नहीं, ऐसे आपकी मॉलिक्यूल्स ये सरफेस पे फैल जाएगी, ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होगा अगर इनकी थिकनेस आपको पता चल जाए तो क्या मैं आइडिया लगा सकता हूँ इनके डायमेंशन के बारे में, हाँ। लेकिन आपके पास एक प्रॉपर्टी है कौन सी, वॉल्यूम वाली, कौन सी, वॉल्यूम किसके बराबर होगी, एरिया इनटू थिकनेस के बराबर, ठीक है। तो हमें तो क्या फाइंड आउट करना है भैया, यहाँ पे थिकनेस फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है। तो थिकनेस किसके बराबर होगी, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। तो मैंने आपको बोला यहाँ पे आपको वॉल्यूम पता था, तो आप बोलो कि सर इनका एरिया कैसे निकाले। अब देखो एरिया आपको जो निकालना है ना वो कैसे निकालोगे आप, ग्राफ पेपर से। तो आपने काफ़ी बार देखा है ना कि जब भी आपकी पेपर होती है तो वहाँ पे ऑयल की ड्रॉपलेट गिर जाए तो वो ऑयल पूरा ऐसे फैल जाता है कि नहीं, पेपर के ऊपर ऐसे फैल जाएगी ना ऑयल पूरी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ पेपर अगर मैं यहाँ पे रखूँ या तो ग्राफ पेपर के अंदर मुझे ये जो ऑयल का जो स्प्रेडेड एरिया है वो मिल जाए तो एरिया मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक वाटर की ड्रॉपलेट गिरा रहा हूँ, ठीक है। तो वो फैलेगी और वहाँ पे आपको ये स्प्रेड होगी, तो वैसे ही यहाँ पे आपकी ये सारी ऑयल जो स्प्रेड हुई ना उनका एरिया मिल सकता है, ठीक है, ग्राफ पेपर से। देखो ये मानो कि एक वाटर की ड्रॉपलेट गिरी, ठीक है, ये देखो ये आपकी ड्रॉपलेट है कि नहीं, यहाँ पे वाटर की है कि नहीं, ये वाटर की ड्रॉपलेट है। तो अभी देखो अगर आप इनके ऊपर ग्राफ पेपर रखो या तो अगर मान वैसे ही ये जो आपकी ऑयल की लेयर बनी हुई है ना उनके ऊपर ग्राफ पेपर रखो तो आपको ग्राफ पेपर के ऊपर क्या मिलेगा, पूरा एक इम्प्रेशन मिलेगा कि नहीं। और वो इम्प्रेशन से आप क्या कर पाते हो, उनका एरिया फाइंड आउट कर पाते हो। देखो ये वाटर कहाँ तक गिरा, कितना स्प्रेड हुआ, ये आपको अभी दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। ये देखो ये पेपर पे स्प्रेड हुआ, ऐसे ही अगर वो ग्राफ पेपर पे स्प्रेड होता है तो आपकी ग्राफ पेपर के ऊपर ऐसे मार्क बना के रखी होती है ना, ये वाली, ठीक है, ऐसे मार्क करके रखी होती है, तो वहाँ पे आपको एरिया मिल जाएगा कि भाई इनका एरिया कितना होगा, क्लियर। तो एरिया वैसे ग्राफिकल मेथड से मिलेगा आपको, ग्राफ पेपर से मिलेगा, तो एरिया वहाँ से मिलेगा। और वॉल्यूम तो आपने बोला था कि यहाँ पे आपने कितना ऑयल ऐड किया आपको, तो यहाँ पे आपको थिकनेस भी मिल जाएगी, आपको वॉल्यूम और एरिया मिल जाएगा, ठीक है। चलो इनको अब समझते। तो देखो आपको क्या करना है, 1 cc मतलब पता है ना आपको, 1 सेंटीमीटर क्यूब, कितना, 1 cc मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड लेनी है, ठीक है, ये ऑयलिक एसिड आपका। और 19 cc आपकी क्या होगी, अल्कोहल, मतलब 19 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इन दोनों को आप मिक्स्ड करो तो आपकी क्या बनेगी, 20 cc सॉल्यूशन बनेगी, ठीक है। और ये सॉल्यूशन के अंदर कौन होगा, 1 cc ऑफ ऑयलिक एसिड या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड एंड 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। तो ये क्या बनेगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब आपकी सॉल्यूशन मिलेगी, ठीक है। अब ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन होगा तो ये सॉल्यूशन से आपको फिर से 1 cc मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। कितना लेना है आपको, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, क्लियर। और फिर से उनको कहाँ पे डाइल्यूट करना है, अल्कोहल के अंदर, कितने अल्कोहल के अंदर, 19 cc अल्कोहल के अंदर, कितने अल्कोहल के अंदर, 19 cc ऑफ अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो ये फिर से क्या बन जाएगा, 20 cc सॉल्यूशन बन जाएगा, क्लियर। तो ये जो सॉल्यूशन आपका बनेगा ना 20 cc सॉल्यूशन, उनको हम प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करेंगे, ये वाले 20 cc सॉल्यूशन को। देखो फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि सबसे पहले मैंने क्या लिया, 1 cc ऑफ ऑयलिक एसिड लिया, उनको 19 cc अल्कोहल के अंदर मिक्स्ड करके सॉल्यूशन बने 20 cc। फिर ये 20 cc सॉल्यूशन के अंदर से मैंने क्या लिया, 1 cc सॉल्यूशन,
ठीक है, और उसको फिर से मैंने क्या किया 19 cc अल्कोहल के अंदर क्या किया, डाइल्यूट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम क्या कर देंगे, ये जो सॉल्यूशन है ना उनके अंदर ऑयलिक एसिड को एकदम पतला कर देंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं उनको अल्कोहल के अंदर डाइल्यूट करते हैं। अब आपको मुझे क्या बताना है कि ये जो 20 cc सॉल्यूशन होगा, ये जो 20 cc सॉल्यूशन होगी उनके अंदर आपको कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड बतानी है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड क्या होगी ये 20 cc सॉल्यूशन के अंदर, चलो बताओ तो आप बोलो कि सर पहले देखो ये 20 cc सॉल्यूशन था, उनके अंदर कितना ऑयलिक एसिड था 1 cc, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 20 cc सॉल्यूशन के अंदर कितनी ऑयलिक एसिड थी 1 cc। तो इनके 1 cc के अंदर इनसे आपने कितना लिया 1 cc ना, ठीक है, तो वो 1 cc सॉल्यूशन के अंदर ऑयलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो आप क्या करोगे सिंपल कैलकुलेशन, तो 1/20 cc ऑयलिक एसिड होगा। कहाँ पे देखो, इनको ध्यान से सुनो, ये कहाँ पे होगा इनके अंदर, ये कहाँ पे होगा, ये 1 cc सॉल्यूशन के अंदर कितना ऑयलिक एसिड होगा, तो 1/20 cc ऑफ ऑयलिक एसिड। आपने तो क्या किया, फिर से ये 1 cc सॉल्यूशन को किसके अंदर मिक्स्ड किया 19 cc के अंदर, किसके अंदर मिक्स्ड किया 19 cc के अंदर। ठीक है, मतलब कि ये 20 cc सॉल्यूशन के अंदर, ये 20 cc सॉल्यूशन के अंदर ऑयलिक एसिड कितना है 1/20 cc ऑफ ऑयलिक एसिड है कि नहीं, आपने अभी कैलकुलेट किया कि नहीं। ठीक है, तो इनका 1 cc होगा, उनके अंदर ऑयलिक एसिड कितना होगा, तो देखो यहाँ पे, तो ये 20 cc सॉल्यूशन के अंदर, ये 20 cc सॉल्यूशन के अंदर कितना ऑयलिक एसिड है 1/20 cc। ये कौन है आपकी ऑयलिक एसिड, ये कौन है आपकी ऑयलिक एसिड। आप फिर वहाँ से कितना निकालोगे 1 cm³ निकालोगे। ठीक है, तो वो 1 cc के अंदर कितना ऑयलिक एसिड होगा, तो 1/20 × 20 cc ऑफ ऑयलिक एसिड। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। तो मतलब अभी जब ये 20 cc सॉल्यूशन के अंदर से आप कितना निकालोगे 1 cc सॉल्यूशन, तो वो 1 cc सॉल्यूशन के अंदर आपकी जो ऑयलिक एसिड होगी, वो ऑयलिक एसिड कितनी होगी 1/20 × 20, या तो आप बोल सकते हो 1/400 ऑयलिक एसिड होगा यहाँ पे सीसी के अंदर। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं। अभी मैंने आपको बोला ये वाला सॉल्यूशन आपको यूज़ करना है ना, और याद रखो कि ये पर सीसी सॉल्यूशन है, पर सीसी सॉल्यूशन, सीसी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, चलो अब यहाँ से हम ड्रॉपलेट ऐड करेंगे। देखो नेक्स्ट, मानो कि एक ट्रफ मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ, और ये ट्रफ के अंदर ना अपने लिक्विड को वाटर फिलअप करके रखा है। इनके अंदर क्या फिलअप करके रखा है, वाटर फिलअप करके रखा है। ये आपकी वाटर है ना, ठीक है। और आप फिर क्या करते हो कि ये वाटर के ऊपर यहाँ पे हल्के से ना लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रिंकल कर देते हो, ठीक है। क्लियर, अब फिर क्या करना है आपको कि ये जो सॉल्यूशन था आपका, कौन सा वाला, ये वाला सॉल्यूशन, ये देखो ये सॉल्यूशन, ठीक है। वहाँ से आपको ऑयलिक एसिड की ड्रॉप यहाँ पे है, आपको क्या करना है कि आपको इनके ऊपर ऑयलिक एसिड की ड्रॉप डालनी है यहाँ पे ऐसे। तो ये जो ऑयलिक एसिड यहाँ पे जब भी ये लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर गिरेगा, ठीक है, एकदम हल्के से, तो ये जो ऑयलिक एसिड होगा वो इनके ऊपर स्प्रेड करेगा। और दूसरी बात यहाँ पे याद करो कि ये जो आपका सॉल्यूशन था ना, उनके अंदर कितना था 20 × 20 cc ऑफ ऑयलिक एसिड, ठीक है, पर सीसी सॉल्यूशन। समझ में आ कि नहीं। तो आपका इनके अंदर अल्कोहल भी होगा ना, लेकिन जैसे ही आपकी ड्रॉप गिरेगी ना, तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ से आपकी अल्कोहल क्या कर जाएगी, वेपराइज्ड कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइकोपोडियम पाउडर होगी उनके ऊपर जो भी स्प्रेड करेगा वो खाली आपका क्या होगा, ऑयलिक एसिड होगा, और उनकी एक मॉलिक्यूलर फिल्म बन जाएगी पर्टिकुलर कोई थिकनेस वाली। तो ऐसे आपको कितने ड्रॉप्स ऐड करने,
तो मानो कि आप कितने ड्रॉप्स ऐड करते हो, मानो कि आपने n ड्रॉप्स ऐड किए, ठीक है, n ड्रॉप्स ऐड किए और हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, v के बराबर। कितना वॉल्यूम है, v के बराबर। तो टोटल यहाँ पे जो आपकी ड्रॉपलेट ऐड होगी उनका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप बनेगा। और एक कौन है, आपकी सॉल्यूशन की ड्रॉपलेट्स है ना, क्लियर। तो वो क्या बनेगा, NV सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। चलो, तो ये जो NV सेंटीमीटर क्यूब आपकी सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड होगी, उनके अंदर ऑयलिक एसिड कितना होगा, उनके अंदर ऑयलिक एसिड कितना होगा। तो आप बोलो कि सर हमें पर सीसी सॉल्यूशन पता है, तो इनसे निकल सकता है ना, हाँ, सेंटीमीटर क्यूब मतलब याद रखो सीसी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर वही सॉल्यूशन की अगर 1 सीसी ऑयल सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो 1 सीसी के अंदर ऑयलिक एसिड कितना आपका, ऑयलिक एसिड इतना है ना आपका, ठीक है, ये आपने ही कैलकुलेट करके भेज दिया था मुझे। और ये तो कितना है, NV सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो उनके अंदर कितना होगा, तो आपको मिल जाएगा, कैलकुलेट करो। तो NV डिवाइड बाय 20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब आपकी ऑयलिक एसिड होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपकी ट्रब के ऊपर जो वाटर है उनके अंदर ऑयलिक एसिड कितना होगा, NV डिवाइड बाय 400, NV डिवाइड बाय 400 सेंटीमीटर क्यूब आपकी क्या होगी, ऑयलिक एसिड होगी वहाँ पे। समझ में आ कि नहीं। तो आपको अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड मिल गया यहाँ पे, क्लियर। जो ये आपकी वाटर की सरफेस के ऊपर आपका जो पाउडर है उनके ऊपर क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आपको वॉल्यूम मिल गई, आपको क्या मिल गई, वॉल्यूम मिल गई, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे आपकी ऑयलिक एसिड स्प्रेड करेगी तो उनकी एक मिनिमम थिकनेस बनेगी ना फिल्म की, ठीक है। और जब स्प्रेड करेगी तो यहाँ पे एरिया भी मिलेगा। तो एरिया आप कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग ग्राफ पेपर। मैंने बोला था आपको कैसे यूज़ करना है, कि हल्के से ग्राफ पेपर को इनकी सरफेस के ऊपर रखो, हल्के से रखना है। तो इनकी सरफेस के ऊपर जो भी आपका ऑयलिक एसिड होगा तो वहाँ से इंप्रेशन कहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ग्राफ पेपर के ऊपर, और वहाँ पे ग्राफ पेपर से आप मेजरमेंट निकाल सकते हो, तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो आपको इन शॉर्ट आपके पास वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपने कितना वॉल्यूम ऐड किया, और ग्राफ पेपर से आपको क्या मिल जाएगा, एरिया भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इनकी थिकनेस निकाल सकता हूँ। तो आपको पता है इक्वेशन कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एरिया इंटू थिकनेस के बराबर, क्लियर। चलो, तो थिकनेस क्या होगी, T, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया बनेगा, ठीक है। वॉल्यूम किसका, जो ऑयलिक एसिड आप यहाँ पे आपने ऐड किया, ठीक है। और ऑयलिक देखो, अल्कोहल नहीं, सॉल्यूशन नहीं, मैं खाली ऑयलिक एसिड की बात कर रहा हूँ। तो आपने NV सॉल्यूशन ऐड किया था ना, वो NV सॉल्यूशन के अंदर ऑयलिक एसिड कितना था, NV डिवाइड बाय 400, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड फिल्म, क्लियर। कौन सी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड फिल्म डिवाइड बाय एरिया ऑफ द फिल्म, ठीक है। या तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड एडेड, ठीक है, जितना ऐड किया उतना वॉल्यूम, तो वो कितना आपको पता है, NV डिवाइड बाय 400, ठीक है। और एरिया इनका मैं मानो कि एज्यूम कर लूँ कितना मिला, A के बराबर। तो ये थिकनेस आपकी कौन से यूनिट में मिलेगी, आपको सेंटीमीटर के अंदर। तो ये देखो, आपको ऑयलिक एसिड की जो मॉलिक्यूल्स होगी तो उनकी आपको क्या मिल गई, थिकनेस मिल गई, मतलब उनका डायमेंशन मिल गया, डायमीटर मिल गया कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो कि आपकी एक मेथड बोल समझे आपको, कि ऑयलिक एसिड जो एकदम स्मॉल जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है तो उनकी भी आप डायमेंशन निकालते हो, इनडायरेक्ट मेथड। ये कौन सी मेथड हुई आपकी, इनडायरेक्ट मेथड। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। और आपको पता है आपकी मोनोमोलिक्यूलर होती है, ठीक है, तो उनका डायमीटर ही उनका क्या बनेगा, थिकनेस बनेगा, क्लियर। समझ में आ कि नहीं। चलो, अगर आपको समझ में ना आया हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपको लाइव लेक्चर करके इनको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेंज ऑफ लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर ना हमें 3 डेफिनेशन डिस्कस करने विच आर यूज टू मेजर लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको पता है कि आपकी जो मॉलिक्यूल्स होगी उनकी साइज़, या तो मैं बोलूँ आपका जो एटम होता है, ठीक है, न्यूक्लियस, और कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो मिनिमम साइज़ मैक्सिमम साइज़ की बात करूँ तो मिनिमम साइज़ कौन सी रेंज में बनती है अपने पास, जो भी है 10⁻⁻14 मीटर। और आपको पता है मैक्सिमम कितना होगा कि आपका जो यूनिवर्स है, आपको जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसके बराबर। ठीक है, तो स्मॉल मेजरमेंट भी आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखना है, आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पेशल यूनिट्स है जो हम बार बार फिजिक्स के अंदर रिपीट करने वाले। ठीक है, तो एक तो फर्मी है, 1 फर्मी इज इक्वल टू, याद रखो, 10⁻⁻15 मीटर होगा। इन 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होगा। क्लियर। तो अभी लॉन्गर यूनिट है उनकी बात करते, तो देखो फर्स्ट आपकी कौन से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ और फिर इनको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको खाली डेफिनेशन याद रखनी है और उनका कन्वर्जन याद रखना है। ठीक है, चलो, इट इज़ डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस या तो एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, क्लियर, इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर। तो देखो आपको पता है कि आपकी जो अर्थ है वो सन के अबाउट कौन सी ऑर्बिट में घूम रही है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। और एलिप्टिकल ऑर्बिट की जो एक्सिस है उनके एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, वो एक साइड में है। ठीक है, तो 2 पॉइंट होती है, आप ग्रेविटेशन वाले यूनिट में स्टडी करोगे, एक एपेलियन पॉइंट होगी और एक पेरिहेलियन पॉइंट होती है। पेरिहेलियन पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होती है और एपेलियन पॉइंट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे होती है। तो ये जो सन टू पेरिहेलियन का डिस्टेंस है वो कितना होता है, 1.47 इंटू 10⁸ किलोमीटर, और एपेलियन का कितना होगा 1.52 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो दोनों की एवरेज करोगे तो वो जो एवरेज वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या देगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों का मीन डिफरेंस मीन निकाला है, एवरेज निकाला है, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, 1.47 10⁸ प्लस 1.52 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 2। तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मिल गया मुझे, किसके बराबर मिला, 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर के बराबर। मीटर में करो तो कितना मिलेगा, 10⁻11 मीटर। समझ में आ कि नहीं सबको, यस और नो। ओके, चलो फिर नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं। 1 लाइट ईयर, it is a distance that light travel with the speed of 3 into 10⁸ speed of light in a free space in a 1 year। ठीक है, और ये कहाँ पे ट्रैवल करना है इनको, फ्री स्पेस के अंदर। कहाँ पे, फ्री स्पेस के अंदर, वैक्यूम के अंदर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी ये वाली स्पीड से 1 साल के अंदर। तो आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी बनेगी, 3 इंटू 10⁸। टाइम पीरियड आपका 365 ईयर था, लेकिन उसको यहाँ पे मैंने सेकेंड में कन्वर्ट किया। तो 365 डेज, 1 ईयर मतलब कितना, 365, मैंने क्या बोला, मैं भूल गया। तो लेते हैं 1 लाइट ईयर, इट इज़ अ डिस्टेंस दे ट्रैवल विद वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। और यहाँ पे देखो कहाँ पे ट्रैवल करना है उनको, फ्री स्पेस के अंदर। ठीक है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड। आपके पास है ना इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड आपका कितना, 1 ईयर। 1 ईयर मतलब कितना, 1 ईयर मतलब कितना, 365 डेज। 365 डेज इंटू एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24। एक आवर्स के अंदर कितने मिनट होती है, 60 मिनट। और 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो ये देखो ईयर टू मैंने सेकंड में कन्वर्जन किया है। ठीक है, क्लियर। और वेलोसिटी आपको पता है, तो यहाँ पे 1 लाइट ईयर कितना बनेगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर आप सबको। ठीक है, और ये याद रखोगे 1 AU की वैल्यू भी आपको याद रखनी है। 1 AU किसके बराबर था, तो 1 AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोले कि दोनों का रिलेशन निकालो तो फिर आप आराम से रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलो समझ में आ कि नहीं, क्लियर।
समझ में आ कि नहीं? अगर आपको बोले कि चलो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर कितने AU के बराबर होगा, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, या तो आपको बोले कि 1 लाइट ईयर कितने AU के बराबर होगा, तो आप ये वाला करोगे कि 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर 1 AU के बराबर है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर कितने AU के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी सिंपल। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है पारसेक, 1 पारसेक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं अर्थ बोलूँ और यहाँ पे सन बोलूँ, तो आपने आगे पहली डेफिनेशन में क्लियर किया था ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को, कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो वो कितना होगा आपका 1.496। यहाँ पे मैंने लिखा ना अभी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। तो अगर मानो कि एक मैं लाइन कंसिडर करूँ और यहाँ पे देखो कि आपकी अर्थ की रेडियस बनेगी ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपकी अर्थ ऐसे घूम रही है ना इनके अबाउट। क्लियर, तो ये अर्थ की रेडियस ने यहाँ पे जो एंगल बना लाइन पासिंग थ्रू द सन एंड ए वाली। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ना आपका 1 सेकेंड, कितना एंगल बनना चाहिए 1 सेकेंड, तो आपकी ये पॉइंट और अर्थ का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका 1 पारसेक के बराबर। कितना होगा वो 1 पारसेक के बराबर, मतलब ए बी और यहाँ पे सी बोलूँ तो आपका ए बी किसके बराबर होगा 1 पारसेक के बराबर। क्लियर, और फिर तो आपको याद है थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस कर लो। ठीक है, ऑलमोस्ट ये दोनों सेम मैं कंसिडर करूँ अगर ये सेपरेशन काफ़ी कम है तो। क्लियर, या तो मैं देखूँ यहाँ पे कि आपकी जो 1 पारसेक है वो किसके बराबर होगी, नॉर्मली ऐसे ही करते हो ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, क्लियर, तो ये आपकी 1 पारसेक ए बी होगी। क्लियर, तो ए बी किसके बराबर होगा आर्क डिवाइड बाय एंगल, और ये रेडियस बनेगी ना एवरेज रेडियस यहाँ पे अर्थ ऑर्बिट की। क्लियर, और ये आपका डिस्टेंस, तो 1 पारसेक क्या होगा, या तो मैं ऐसे बोलूँ 1 सेकेंड इज इक्वल टू यहाँ पे देखो बी टू सी डिवाइड बाय ए टू बी। ठीक है, और ए बी सी किसके बराबर है 1 AU के बराबर, या तो एंगल स्मॉल है तो डायरेक्ट 10 से कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर, चलो, और ये कौन है, ये भी आपकी 1 पारसेक है। देखो यहाँ पे हो गया। ठीक है, 10 से कर सकते हो ना, क्लियर, 10 थीटा करके, तो और एंगल स्मॉल होगा तो सेम बन जाएगा। ठीक है, एंगल के बराबर, तो 1 AU डिवाइड बाय 1 सेकेंड। अब देखो 1 AU कितना होगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और 1 सेकेंड कितना रेडियन होगा, ये आपने किया था फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक था उनके अंदर 4.85 इंटू 10⁻⁻6। तो आपको ये डिस्टेंस कितना मिलेगा, तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। देखो AU के अंदर 10⁻11 मीटर था, लाइट ईयर के अंदर 15 मीटर था, इनके अंदर कितना है 16 मीटर है, मतलब तीनों में ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट हुई। ठीक है, क्लियर, और एस्ट्रोनॉमी के अंदर सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी मानी जाती है, ये आपकी पारसेक को। क्लियर, चलो यहाँ पे और भी कन्वर्जन दिया आपको तो वो देख लो आप। 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। ठीक है, फीट के अंदर दिया, यार्ड के अंदर माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर है, फर्मी है। ठीक है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन के लिए आपको याद रखने सारे यूनिट। सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है ना आपके पास, ये रही 8320326921, इनके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और आपको नोट्स की PDF चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको PDF वहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ गुड डे।